वेलकम टू माई चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में देखेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो ये बेसिकली टॉपिक जो है ये मॉडर्न फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ड्यूअलिटी का मतलब होता है कि बेसिकली लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर, मतलब लाइट जो है ना एज ए पार्टिकल भी नेचर बिहेव करती है, एज ए वेव नेचर भी बिहेव करती है। तो ये डिपेंड करता है हमारा कौन सा फिनोमिना है, कौन सा हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो इट मीन्स कि लाइट की जो नेचर है वो ड्यूल नेचर है, ठीक है। तो लाइट हैज़ अ पार्टिकल एंड द वेव नेचर, इट डिपेंड अपॉन दी स्केल ऑफ दी मेजरमेंट। हम किस स्केल के अंदर इसको मेजर कर रहे हैं, उसी स्केल के हिसाब से वो हमारे पास वेव होगी या पार्टिकल होगी। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटोन इफेक्ट, ये हमें बताता है कि पार्टिकल नेचर है। जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जो लाइट है एज ए वेव है। तो इसको हम बहुत ही एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अंधे, जैसे कोई एक अंधा है, ठीक है, तो अंधे मतलब दो तीन अंधे हैं, वो एक हाथी को हाथ लगाएं, ठीक है, तो इनका मुख्तलिफ हिस्सों को छूना मुख्तलिफ होगा, लेकिन वो अपने अपने लिहाज से ठीक होंगे, ठीक है ना। वो कहेंगे कि अब मेरे लिहाज से ये ठीक है, उसके दूसरा हो गएगा वो मेरे लिहाज से ये ठीक है। तो मतलब वो बात ठीक है उन दोनों की, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ठीक है वो कौन सा टच कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, स्केल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बात मैंने समझाई है यहाँ पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटोन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये प्रूव करते हैं कि जो हमारे पास लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर होती है, ठीक है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट 1881, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इससे पहले काफ़ी बहस चलती रही थी कि लाइट एज ए वेव है या एज ए पार्टिकल है। लेकिन ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि लाइट एज ए वेव है। लेकिन काफ़ी 100 साल के बाद तकरीबन ये फिनोमेना सामने आए, तो जिसके बाद पता चला कि लाइट एज ए पार्टिकल है। तो फिर ये बताया गया कि ये डिपेंड करता है स्केल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर, लाइट की ड्यूल नेचर होती है। तो यही चीज़, इसी चीज़ को आगे हम देखेंगे। इफ़ वी वांट टू रिमूव द पार्टिकल फ्रॉम ए मैटर, मतलब अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल को मैटर से रिमूव करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल की सरफेस जैसे होती है वहाँ पे, इसी तरह लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल, ठीक है। तो लाइट को पार्टिकल एज ए पार्टिकल करना, अगर हमने करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। लाइट के पार्टिकल इस मटेरियल के पार्टिकल के साथ कुलयन के पोरस में एनर्जी ट्रांसफ़र करें, ताकि जो भी ऑब्ज़र्व करना, मतलब जो हम देखना चाहते हैं, जैसे हमने देखा था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्पटोन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ये हमने देखा था कि मतलब उसमें क्या होता था कि फोटोन्स आता था और लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता, मतलब जो पार्टिकल्स थे वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते थे, फोटोन को ऑब्जॉर्व कर लेते थे। तो वो हम उस चीज़ को हम देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका हमारा कोई भी स्केल ऑफ मेजरमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, जिस हिसाब से देख रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि एनर्जी डिमांड क्या कर रही है। मतलब हमारे पास उस वहाँ पे फॉर एग्जांपल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा एनर्जी, वहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल की एनर्जी कम होती है, कम्पटोन इफेक्ट में उससे ज़्यादा होती है, पेयर प्रोडक्शन में उससे भी ज़्यादा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है पेयर प्रोडक्शन में, ठीक है। तो मतलब ये डिमांड कर रही होती है बेसिकली हमारे पार्टिकल्स की एनर्जी। फिर हमारे पास जो लाइट होगी एज ए पार्टिकल बिहेव करेगी, या उसको हम कहते हैं कि लाइट एज ए पार्टिकल है। लेकिन अगर आपको सिचुएशन में अगर हमें चाहते हैं कि हमारे पास वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास लाइट जो है एज ए जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट कंपेरेबल, मतलब कि हमारी जो लाइट है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ और हमारा जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी, मतलब जैसे हम स्लिट्स यूज़ करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उसकी कंपेरेबल होनी चाहिए, तभी हमें वहाँ पे वेव नज़र आएगी। तो नेक्स्ट, जैसा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि स्लिट्स का साइज़ आपके, मतलब हम जितना चाहते हैं उसी के हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं, और लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करते हैं, लैम्डा के बराबर होती है। तो आप इंटरफेरेंस का फिनोमेना हम देखते हैं, नज़र आता है वहाँ पे यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट YDS में। तो ये बेसिकली इसके मुताबिक हमारा स्केल का कुछ ऐसा था, इसका साइज़ लाइट की वेवलेंथ के बराबर हो जाता है, क्योंकि इधर हम इस केस में हम क्या करते हैं कि लाइट की वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। इस सूरत में जो हमारे पास लाइट को एज ए क्या करेंगे, वहाँ पे एज ए वेव तस्वर होगा। तो इसको हम देखते हैं कि इफ़ द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट, मतलब कि हमारा साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लाइट बिहेव एज अ वेव, ठीक है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ जो है वो एज ए वेव
जो हमारी लाइट है उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, एज ए वेव बिहेव करेगी। एक वक्त में एक ही हम फिनोमेना देख सकते हैं एज ए वो नेचर, मतलब उसकी पार्टिकल है या एज ए वेव है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द लाइट इसकी बात करें तो आइजैक न्यूटन ने कहा था कि लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल, ठीक है। थॉमस यंग ने कहा नहीं वेव है। उसके बाद फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, कम्पटन इफेक्ट, ये बाद में आई, इस चीज़ का पता चला कि लाइट फिर पार्टिकल है। इट मीन्स कि आइजैक न्यूटन ने सही कहा था, ठीक है। ये कन्फ्यूजन चलती रही है सदियों से। तो इसके बाद फिर हमने देखा इंटरफेरेंस जो होती है ये वेव बिहेव करती है, इसमें पार्टिकल्स बिहेव नहीं करता इस फिनोमेना, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। रिफ्लेक्शन के अंदर भी वेव होती है और पार्टिकल्स भी बिहेव करती है, रिफ्लेक्शन में होता है। डिफ्रैक्शन के अंदर वेव और पार्टिकल्स वेव होती है, पार्टिकल नहीं बिहेव करती। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव बिहेव नहीं करती, एज ए पार्टिकल बिहेव करती है। कम्पटन इफेक्ट में वेव बिहेव नहीं करती, पार्टिकल बिहेव करती है। इसी तरह पेयर प्रोडक्शन में वेव बिहेव नहीं करती, पार्टिकल बिहेव करती है। इस तरह आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन सब तजर्बात एक्सपेरिमेंट से हमें इस चीज़ से साबित हो गया कि लाइट जो है ना इसकी ड्यूल नेचर होती है, ठीक है। तो लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव इन नेचर। तो लाइट हैज़ ड्यूल नेचर। इस चीज़ को बाद में फिर एक्सप्लेन किया, बोथ पार्टिकल एंड द वेव ट्रांसफ़र द एनर्जी, मतलब वेव और पार्टिकल दोनों एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, 1924 में इसने इस चीज़ को बताने के लिए फार्मूला भी दिया था, हाइपोथेसिस दिया, जो बाद में एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव भी किया गया। जब ये तजर्बात हुए तो डी ब्रोगली ने सोचा कि अगर लाइट दोनों तरह बिहेव कर सकती है तो मतलब कि पार्टिकल एंड द वेव, तो अल्लाह ताला ने नेचर में हर चीज़ सिमेट्री बनाई है, तो हमें हर तरह सिमेट्री नज़र आती है ना। हम अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर एक सिमेट्री रखी है, हर चीज़ के अंदर सिमेट्री रखी है, तो हर तरह से हमें ये सिमेट्री नज़र आती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि गर्मी सर्दी, डे नाइट, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं हेट लव, तो अल्लाह ने हर चीज़ को सिमेट्री के साथ बनाया है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यूनिवर्स हैज़ अ सिमेट्री, लाइट हैज़ अ पार्टिकल एज अ वेव, शुड बी हम कह सकते हैं कि मैटर जो है एज ए पार्टिकल एज अ वेव। हर मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव होती है, कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये पहले तो लाइट की बात हो रही थी ना कि वो एज ए वेव भी बिहेव करती है, एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है। इसका अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर सिमेट्री रखी है, तो इसका हर पार्टिकल के साथ भी वेव होनी चाहिए, तभी होगी ना। तो भी ये इसने डी ब्रोगली ने बताया था कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। वो अलग बात है कि मुझे वो वेव नज़र नहीं आती, ठीक है, या हर पार्टिकल के साथ जो वेव होती है वो हमें नज़र नहीं आती, या वेव के साथ हमें पार्टिकल नज़र नहीं आता। ये बेसिकली ये चीज़ बाद में इसी ने बताई थी, डी ब्रोगली ने। ये लाइट से ही पता चला था आगे कि लाइट की जब ड्यूल नेचर है तो बाकी पार्टिकल्स की भी ड्यूल नेचर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स में सिमेट्री है। हम नेचर को सिमेट्री के मुताबिक जब इसको देखते हैं, जज करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि मूविंग मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। एवरी मूविंग मैटर हैज़ द वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जैसे एक बस मूव कर रही है तो बस एज ए पार्टिकल है, बस, ठीक है। अगर कोई बुलेट मूव कर रही है वो एज ए पार्टिकल है, लेकिन उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। वो हमें कब नज़र आती है वेव, कब नज़र नहीं आती, उसके लिए उसने एक इक्वेशन दी थी, हाइपोथेसिस दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, ठीक है। एम वी मोमेंटम है, इसको पी भी लिख सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, एच प्लांक्स कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो इस चीज़ को आगे हम जब लेके चलते हैं तो जितने भी मैटर हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि स्मॉल आर द बिगर हों, जब भी वो मूव करता है तो वो अपने सराउंडिंग में एक ग्रुप ऑफ वेव या वेव्स जो है वो जनरेट करता है। इस वेव को मालूम करने के लिए फार्मूला ये यूज़ किया गया था, और इसके बेसिकली दिस इक्वेशन इज ड्राइव बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन की इक्वेशन से बेसिकली ये फार्मूला ड्राइव किया गया था, इज इक्वल टू पी सी। तो लैम्डा एच, ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट के मुताबिक पी सी आ जाएगा, या फ्रीक्वेंसी होती है सी ओवर लैम्डा, तो इसको अरेंज करके लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर वी। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था, और यह प्रोपोर्शनल टू हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, ये लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर वी। तो वी यहाँ पे हमारे पास लैम्डा रेंज जो है, लैम्डा की रेंज जो है, वेवलेंथ की रेंज जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। बाई कीपिंग एम इज कांस्टेंट, क्योंकि मैथ तो कांस्टेंट होता है, एंड चेंजिंग द वी को अगर हम चेंज करें, वेलोसिटी को चेंज करें, एट रेस्ट की अगर हम बात करें, एट रेस्ट अगर कोई मटेरियल रेस्ट में है तो वी 0 हो जाएगा। इट मीन वी 0 हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब कि अगर किसी चीज़ को रेस्ट पर है तो इसका वेव
वेव पैटर्न बनाएं तो इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर कोई रेस्ट में है तो उसके गिर्द कोई वेव नहीं होगी। इस फार्मूले के मुताबिक ये चीज़ हमें नज़र आई है कि वेवलेंथ जो होगी वो इन्फिनिटी होगी, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह बात करते हैं फर्दर, इस चीज़ को लेके चलते हैं, अगर कोई बॉडी फास्ट मूविंग वेरी हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि मोमेंटम mv होता है। तो यहाँ पे उसी तरह इस फार्मूले के अंदर इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे वेरी हाई रखें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। मैथ कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास वेवलेंथ हो जाएगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। तो अगर हाई स्पीड के साथ मैथ कोई भी मूव करता है तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब कि हमारे पास वेव पैटर्न बहुत छोटा नज़र आएगा, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर आपको मैटर मतलब अगर अगर हमारे पास वेवलेंथ हो, ठीक है, जैसे कि हमें बहुत छोटी छोटी होती हैं, इस तकरीबन 0 लेते हैं, इसलिए स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, मतलब उस चीज़ को हम तकरीबन अप्रोक्सीमेट 0 कर लेते हैं। लैम्डा इतनी छोटी है कि इसको अपने स्केल के मुताबिक में नहीं ड्रा कर सकते हैं, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इस चीज़ को ड्रा ही नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी है, ये बहुत मतलब 0 हो जाती है। तो यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट के मुताबिक हम देखते हैं कि जो कि प्रूव करता है कि वेव नेचर होता है इसी का, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना ये फास्ट एक पार्टिकल है, ठीक है, इसको स्लिट से गुजारते हैं तो वेव की तरह इंटरफेरेंस नज़र आती है। ये बहुत हैरानकन था कि पार्टिकल भी, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है लेकिन ये वेव की तरह किस तरह बिहेव करने लग जाता है, ये बहुत हैरानकन बात थी, ठीक है। तो पार्टिकल कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा होता है, तो ये बड़े साइंटिस्ट जो है वो सोच में पड़ गए। तो इलेक्ट्रॉन है तो पार्टिकल था लेकिन वो वेव पैटर्न किस तरह बना रहा था उस स्लिट्स में से गुजरने के बाद, ये बड़ी हैरानकिन बात थी। तो इस चीज़ का इसने प्रूफ दिया था, इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव, ये दोनों पार्टिकल और वेव बिहेव करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स दैट डी ब्रोगली वाज राइट, इसलिए इसने कहा था कि डी ब्रोगली ने जो बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ लाइट की बात नहीं है। अगर हम पार्टिकल्स की भी बात करें तो इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें वो पार्टिकल एज ए वेव भी बिहेव कर रहे होती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम ऑर्डिनरी स्पीड और लार्ज मास एंड ऑर्डिनरी स्पीड की बात करें तो हमारे पास एक बुलेट है, उसका मास अगर हम कहते हैं 20 ग्राम है तो उसको किलोग्राम में ले जाएंगे, उसके बाद स्पीड उसकी इतनी है, वेवलेंथ को फाइंड करना हो तो फार्मूला उसी तरह यूज़ कर लेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को वगैरह पुट करेंगे, एग्जांपल के तौर पर समझाया गया है। और इसकी वेवलेंथ की वैल्यू होगी 10⁻34 मीटर। तो वेवलेंथ की वैल्यू देखें, हमने देखा 10⁻34, ये बहुत स्मॉल वैल्यू वेवलेंथ की वैल्यू है, ठीक है, इसलिए जो कि हमें आँख से नज़र नहीं आती, इसलिए हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें जो मूव करती हैं इसके सराउंडिंग, हमारे जो सराउंडिंग के, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो वेव बहुत छोटी होती है, हमें नज़र नहीं आती। क्यों छोटी होती है? क्योंकि हमने कहा कि उसका जो स्पीड जो होती है वो स्पीड क्या है 330 मीटर पर सेकंड, और बुलेट मैथ जो है उसका फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं 20 ग्राम है, तो बुलेट का जो मैथ होगा वो 20 ग्राम है, स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है, मैथ बहुत कम है, इसलिए हमें वो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो नज़र नहीं आती, मतलब उसकी वेव एसोसिएट नज़र नहीं आती। मैटर वेव मतलब किस तरह होती है, कब होगी, इसके मुताबिक एक्चुअली कॉल्ड द ग्रुप ऑफ वेव्स, इसको मैटर वेव्स को ग्रुप ऑफ वेव्स का नाम भी देते हैं। तो मतलब ये रहता है कि मैटर के गिर्द एक ग्रुप ऑफ वेव्स बनती हैं, एक वेव नहीं बनती, ग्रुप ऑफ वेव्स वहाँ पे कॉम्बिनेशंस होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसके सराउंडिंग में हमारे पास ग्रुप ऑफ वेव्स होंगी, एक वेव्स नहीं होती। जिधर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा हम कहेंगे वहाँ पे मैटर जो होता है ना वो वहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा होता है। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कहाँ पे पार्टिकल्स है, लेकिन जहाँ पे ग्रुप ऑफ वेव्स, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वेव है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे हम अंदाज़ा लगाएंगे यहाँ पे हमारा पार्टिकल तकरीबन है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, वहाँ पे हम बताते हैं कि वहाँ पे पार्टिकल है हमारा, वो कोई भी मैटर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें यहाँ से पोजीशन के बारे में वहाँ से हम पता चला सकते हैं, लेकिन हम अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे, यकीनी बात नहीं होती, मतलब कि वेव पैटर्न कैसे बनेगा और पार्टिकल क्या होगा, कहाँ पे होगा, इससे अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट सामने आया कि मतलब कि ग्रुप ऑफ वेव्स के अंदर पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा, तो वहाँ से फिर अनसर्टेनिटी की हमें बात पता चली कि हम किसी भी पार्टिकल को सर्टेनली नहीं बता सकते, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, इसकी पोजीशन कैसे मालूम करें, और पी भी मतलब मोमेंटम और पोजीशन को कैसे मालूम कर सकते हैं, ये बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, उसको भी देखेंगे अगर फर्दर लेक्चर के अंदर। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इतना होता है, और उसके बाद स्पीड ऑफ अगर हम सपोज कर लेते हैं 1×10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। अगर यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो 7 × 10⁻10 मीटर आ जाता है वेवलेंथ की वैल्यू, मतलब ये इतनी जो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, जैसे हमने बुलेट की एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल दे के अगर हमने देखा था तो वेवलेंथ की वैल्यू बहुत छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की वैल्यू आती है 10⁻10 मीटर। इसका मतलब इसको हम देख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन है तो पार्टिकल, लेकिन इसकी वेव मतलब बहुत छोटी है, इसको हम कंपेयर करें तो हम इसको आम आंख से माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वेव को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जगह हम बड़े पार्टिकल की जब हम बात कर रहे होते हैं। तो
इस चीज़ को फिर आगे लुईस डी ब्रोगली ने इस चीज़ को देखा, और ये बेसिकली हमने आइंस्टाइन का एक शागिर्द था, मतलब हम कह सकते हैं कि इसने जो पीएचडी का जो थीसिस लिखा था, ये आइंस्टाइन ने इस चीज़ को प्रूव किया, और उसने बात काफ़ी खुश हुआ। उसने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि हर पार्टिकल्स जो होती है वो मूविंग पार्टिकल्स के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। ये बेसिकली लाइट के कंसेप्ट में जो वहाँ पे जो अप्स एंड डाउन आ रहे थे कि लाइट पार्टिकल है या वेव है, तो बाद में फिर कुछ एक्सपेरिमेंट वेव बिहेव करती है, कुछ एक्सपेरिमेंट जो है पार्टिकल बिहेव करते हैं, वो बताते हैं हमें कि लाइट जो है दोनों नेचर होती है। इसी डी ब्रोगली ने बेसिकली उस चीज़ को फिर क्लेरिफाई किया, और उसने 1924 में इस चीज़ को थीसिस लिखा, और लाइट जो है एज ए पार्टिकल मतलब बिहेव करती है, एज ए मैटर भी। अभी तक ये एक थीसिस ही था, मतलब पहले ये थीसिस ही था, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूव नहीं था। मतलब ये पहले थीसिस इसने लिखा था, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ वगैरह नहीं था। आइंस्टाइन ने इस चीज़ को प्रूव जो किया था, बाद में फिर बेसिकली डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ, तो ये इन्होंने फिर आगे फर्दर एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव किया, और वाकई बताया कि जो हमारे पास हर पार्टिकल मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, उन्होंने फिर आगे फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये बाद में हम देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलता हूँ, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, ताकि आप लोगों को एक कंसेप्ट बने, और चीज़ों को फर्दर हम लेके चलेंगे नेक्स्ट यहाँ से इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।